माई उपचार में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शैलेंद्र गोयल, मैं मूत्र रोग विशेषज्ञ, रोबोटिक और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन और सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको हम कहते हैं पुरुष में कमजोरी या तनाव में कमी आना, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये समस्या बहुत कॉमन है। समस्या कॉमन नहीं है, लेकिन इसके बारे में धारणा बहुत कॉमन है और अधिकतर यंगस्टर जो पुरुष होते हैं वो हमारे पास आते हैं इसके बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए, या इसके बारे में वो बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। और मुख्यतः रीज़न इस बीमारी का क्या होता है कि हमारे समाज में यौन शिक्षा की कमी है। यौन शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। कोई बात करता है तो वो यदि किसी यंगस्टर को पेरेंट्स बताते नहीं हैं, स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, तो उसको जो नॉलेज मिलती है वो टिट्स बिट्स वाली या तो अपने यार दोस्तों से मिलती है जिनको खुद अपने आप में नॉलेज नहीं है, या इंटरनेट पर कुछ ऐसे ही उल्टी सीधी साइट्स से पे जाके जब वो जाता है, पॉर्न सर्च करता है, तो वहाँ पे जो लिंक मिलते हैं वो गलत लिंक होते हैं और वो कहीं ना कहीं और अल्टीमेटली वो झोला छाप डॉक्टरों के पास, जो सो कॉल्ड झोला छाप सेक्सोलॉजिस्ट हैं, उनके पास जाता है और वो उसकी उस स्थिति का फ़ायदा उठाकर उसको और बीमार बना देते हैं, और वो ना भी ग्रसित हो तो वो सेक्सुअल डिसफंक्शन से ग्रसित हो जाता है। तो एक्चुअली में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या जिसको हम कहें कि तनाव में कमी होना, वो बहुत कम होता है और अधिकतर लोग एंजाइटी या मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं क्योंकि समाज में यौन शिक्षा की कमी है। मैं लिंग में तनाव के उपचार के बारे में आपसे मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें और माई उपचार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि मैं कहूँ कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की लिंग के तनाव में कमी होना, यंगस्टर में मोस्ट कॉमन काउज जो इसका रहता है वो साइकोलॉजिकल या मानसिक रूप से सही बात ना पता होने की वजह से होता है। हाँ, ओल्ड एज में यदि हम कहें 40 से ऊपर वाले एज ग्रुप में, वहाँ पे नसों में कमजोरी, जिसमें आर्टरी, नसों में दो तरीके की नसें, जिसमें खून का बहाव वाली नसें आर्टरी, या जो नर्व्स वाली, जो सेंसेशन वाली जो नसें होती हैं, उनके ख़राब होने से वो भी होता है। तो यदि हम मोटे मोटे 3 कारणों पे विचार करें तो एक होता है मानसिक, दूसरा नसों की वजह से नर्व वाला, और तीसरा होता है उसमें वेस्कुलरिटी या खून के बहाव की कमी से। ये 3 कारण होते हैं। यंगस्टर में, जवान लोगों में, जो स्कूल गोइंग या शादी से पहले वाले अधिकतर लोग आते हैं हमारे पास कि उनकी अभी शादी होने वाली है, पेरेंट्स उनकी शादी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन वो अवॉइड कर रहे हैं कि मेरे को कमजोरी है या ये है, तो वो वाले अधिकतर मानसिक रूप से बीमार होते हैं। एक्चुअल में उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कोई नसों की कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वो छोटे मोटे डॉक्टर्स उनको अब कुछ ऐसे उल्टे सीधे टेस्ट करके, बल्ब जला के, इधर दिखा के उधर दिखा के उनको कन्विंस कर देते हैं कि वो बीमार हैं, और इस बहाने वो उनको अपनी दवाइयाँ वो बेचने का साधन बना लेते हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो सबसे कॉमन है वो साइकोजेनिक, या जिसको हम मानसिक रूप से बीमार कह रहे हैं, और जिसके बारे में मेन धारणा इसलिए बनती है क्योंकि शिक्षा की कमी है। दूसरा कारण होता है नसों में कमजोरी, जिसमें नर्व्स में, तो वो यूजुअली तब होता है कि जब उसको कोई दिमागी बीमारी हो, जैसे और जो कि ओल्ड एज में होती है, या कई बार कुछ बच्चों में भी कुछ बीमारीज होती हैं। मानसिक रूप से बीमारी में बच्चों में भी जो बीमारी होती हैं उसमें जैसे मिर्गी के दौरे वाली बीमारी हो गई, या कुछ बच्चे जन्मजात रूप से उनके मेरू रज्जू में या रीढ़ की हड्डी में कोई बीमारी होती है, सूजन होती है या कमजोरी होती है, पाँव में कमजोरी होती है, तो वो सब बीमारियां कहीं ना कहीं उन केसेस में या बच्चों में कुछ कुदरती बीमारियां होती हैं, तो वहाँ पे तो हम समझ सकते हैं कि उनको तनाव में जो कमी होती है वो उस बीमारी की वजह से हो सकती है। या ओल्ड एज में पार्किंसन मेडिकल टर्म्स हैं जिसमें मानसिक रूप से जब बीमार हो जाते हैं, या शुगर की जो डायबिटीज़ जिसको कॉमन कह देते हैं, तो डायबिटीज़ की वजह से नर्व्स में सेंसेशन या उनमें
उत्तेजना कम हो जाती है, वो एक बीमारी होती है। नसों में खून के बहाव वाली जो कारण होते हैं उसमें भी एक डायबिटीज़ मेन है। इस बारे में मैं एक बात कहूँगा कि 40 से ऊपर वाले या ओल्ड एज वाले ग्रुप में क्योंकि जो लिंग की जो नसें होती हैं और जो हार्ट की नसें होती हैं खून के बहाव वाली, वो एक साइज़ की होती हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जिन पेशेंट्स को हार्ट की बीमारी होती है या जिसको हम कहते हैं हार्ट अटैक या एंजाइना जो बीमारी होती हैं, उन पेशेंट्स को लिंग में तनाव की भी शिकायत होती है। वो बात अलग है कि वो हार्ट की बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और लिंग की बीमारी के लिए वो डॉक्टर पे शर्म के कारण वो नहीं कह पाते हैं। बट 90% केसेस में देखा गया है कि जिनको हार्ट की बीमारी है उनको लिंग की भी बीमारी, लिंग में खड़े होने की शक्ति में कमी होने की बीमारी होती है। या रादर ऐसा देखा गया है कि हार्ट की बीमारी से 2 साल पहले लिंग की बीमारी शुरू हो जाती है। तो जिन लोगों को उस एज में हार्ट की बीमारी और लिंग की बीमारी दोनों हैं, तो हमें हार्ट का चेकअप भी साथ साथ करना ज़रूरी होता है। और एक और कारण होता है बचपन में, जैसे हमने साइकोलॉजिकल या मानसिक रूप से बताया, कई बार ये बीमारियां सारी अलग अलग नहीं होती हैं। जिनको मानसिक बीमारी होती है उनको कहीं ना कहीं 1-2% कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। तो क्योंकि वो 1-2 बार जब दिक्कत हुई, वो कोई लड़का कहीं सेक्स करने गया किसी फ्रेंड के साथ या कभी उसे अपॉर्चुनिटी मिली और वो नहीं कर पाया, एंजाइटी की वजह से या ओवर एक्साइटेशन की वजह से, और वो नहीं कर पाया, तो उसके मन में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या जिसको एक तरीके से कहते हैं कि मन में एक अपने लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि वो अगली बार कर पाए। तो वो अगली बार जब अब करने जाता है तो वो उसका खड़ा नहीं होता, तो अब वो मानसिक रूप से अब बीमार हो गया, जबकि पहली बार उसको शायद कुछ हल्की सी प्रॉब्लम रही हो। तो हम ये कहते हैं कि 1-2% तो शायद उसकी प्रॉब्लम थी, बट 98% अब उसकी प्रॉब्लम जो है वो ऐड ऑन हो गई उसकी वजह से, साइकोलॉजिकल मानसिक रूप से वजह से। और आजकल एक और ट्रेंड देखा गया है कि लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम जाते हैं और जिम में जिम इंस्ट्रक्टर या दोस्त उनको बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स और हार्मोन सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। तो ये सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं लिंग की बीमारी को करते हैं और उससे पुरुषों का बांझपन, जिससे कहते हैं ना, सीमन में शुक्राणुओं की कमी भी होती है और लिंग के तनाव में भी कमी होती है। ऑफ कोर्स उनकी बॉडी और मसल्स ऐसी फूल जाती हैं कि वो देखने में हीरो लुक तो आ जाता है, लेकिन उनकी सेक्सुअल कमजोरी आ जाती है। मैं लिंग में तनाव के उपचार के बारे में आपसे मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें और माई उपचार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब एक बात आती है कि क्या हम कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, प्रिवेंशन जैसे कहते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हैं। तो उसमें मैं ये चाहूँगा कि हेल्दी लाइफ स्टाइल, यदि आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो मेंटेन द गुड फिज़िकल एक्टिविटी। और फिज़िकल एक्टिविटी में जैसे मैंने अभी जिम के बारे में बताया, जिम जाना चाहिए। जिम के लिए मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, जिम फिज़िकल एक्टिविटी के लिए जाइए, लेकिन वहाँ पे बॉडी बनाने के लिए जो आर्टिफिशियल्स जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, मैं उसके अगेंस्ट में हूँ, क्योंकि वो बॉडी के हार्मोन को और बॉडी के सिस्टम्स को कहीं बिगाड़ रहे हैं, और जब आप बॉडी के मिलियो को बिगाड़ेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट कहीं होगा। तो आप नेचुरल एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए, लेकिन दवाइयाँ नहीं लीजिए जिम में, या सप्लीमेंट्स नहीं लीजिए कि आर्टिफिशियल बॉडी बनाने के लिए। और स्मोकिंग और एल्कोहल, ये 2 चीज़ें हैं। स्मोकिंग से नसें टाइट होती हैं तो खून का बहाव कम होता है जो टबैको से, तो वो कहीं ना कहीं इरेक्शन में कमी करता है। अल्कोहल के साथ में यह है कि अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति को लगता है कि वो हवाई जहाज उड़ा सकता है, लेकिन उससे साइकिल भी नहीं चलती है। तो अल्कोहल के साथ क्या होता है कि डिज़ायर बढ़ती है बट परफॉर्मेंस कम होती है। तो अल्कोहल से एक्चुअल आपकी परफॉर्मेंस कम होती है। ऑफ कोर्स डिज़ायर और लिबिडो थोड़ा सा इंक्रीज़ होती है, बट कहीं ना कहीं यदि परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो डिज़ायर का क्या करेंगे आप। अब हम आते हैं इसका हम इलाज या इसके बारे में हम चेकअप कैसे करते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे पास आता है इस चिंता के साथ कि उसका इरेक्शन, लिंग का तनाव ठीक नहीं है, तो
जो फर्स्ट लाइन टेस्ट या जिसको हम कहते हैं पहला टेस्ट जो होता है हमारे पास, हम कोई ब्लड टेस्ट या और कोई टेस्ट ना करके पहले तो हम हिस्ट्री से उससे बात करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसे कोई और बीमारी तो नहीं है, जैसे मैंने डायबिटीज़ या नसों की बीमारी या दिमाग की बीमारी के बारे में बताया कि वो तो कोई उसको बीमारी नहीं है, या कोई वो दवा ले रहा है उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से, या जिम के सप्लीमेंट्स ले रहा है, या कोई हार्मोन्स ले रहा है, या कुछ दवाइयाँ आती हैं बाल्डनेस, ये जो गंजापन है इसके लिए, बाल बढ़ाने के लिए जो दवाइयाँ आती हैं उनके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि जिससे वो इरेक्शन में कमी आती है। तो ऐसी कोई दवा तो नहीं ले रहा वो, और स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीज़ों के लिए। और यदि ये सब चीज़ें नहीं हैं तो फर्स्ट हम उसको कुछ दवाई देते हैं जिसको हम कहते हैं PD5 इनहिबिटर, जो लिंग के कुछ सेल्स पे काम करती है, जिससे कॉमनली सिल्डेनाफिल, टेडालाफिल, वो सब मेडिसिन आती हैं। मैं जो दवाइयों के नाम यहाँ ले रहा हूँ, मैं कहूँगा कि ये अपने तरफ से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि इनकी डोज़, कितनी डोज़ में देना है, किस फ्रीक्वेंसी पे देना है, ये आपका डॉक्टर आपके लिए आपकी एज और आपके हिसाब से, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से उसकी डोज़ डिसाइड करता है। तो सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें। हाँ, लेकिन जब हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो ये दवाइयाँ सिल्डेनाफिल, टेडालाफिल, ये हम पहली बार में यूज़ करते हैं, और इस दवा का इफ़ेक्ट ही हमारे लिए अपने आप में एक पहले टेस्ट का काम करता है। यदि दवा का इफ़ेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब उसकी मोस्टली मेजर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको हम कहते हैं सिल्डेनाफिल टेस्ट। तो यदि दवा से रिस्पांस मिल रहा है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, और कुछ समय, और यदि उसको साइकोलॉजिकल समस्या है तो जब वो इस दवा को यूज़ करेगा तो उसका 1-2 बार जब वो परफॉर्म करेगा तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है, और कुछ समय दवा लेने के बाद उसका जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बन जाता है तब हम दवा को बंद कर देते हैं, एंड देन ही फील क्योर, कि उसको लगता है कि मैं अब ठीक हो गया हूँ। हाँ, जिसके केस में कुछ दिक्कत है तो उस केस में दवा हमें कंटिन्यू करनी पड़ती है, या दवा से जब रेस्पॉन्स नहीं आता तब हम फिर टेस्ट कराते हैं। टेस्ट में यदि हमें लगता है कि कुछ हार्मोनल कमी है बॉडी में, उसके बाल या आवाज़ मेल पैटर्न पे नहीं है, शरीर में दाढ़ी उतनी अच्छी नहीं आ रही है, या प्यूबिक हेयर्स, जननांगों के पास बाल उतने अच्छे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हार्मोन में कमी हो सकती है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या बहुत ज़्यादा किसी में स्ट्रेस है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ये सब टेस्ट हम कराते हैं, हार्मोनल टेस्ट कराते हैं। और दवा से यदि रेस्पॉन्स नहीं मिलता है और दिक्कत ज़्यादा होती है दवा की, जब हम डोज़ बढ़ाते हैं फिर भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो पेनिस का, लिंग का हम एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराते हैं, और उसमें पेनिस में इंजेक्शन एक दवा का देते हैं, पेपावरिन, या और अब एडवांस मेडिसिन होती हैं। उससे हम देखते हैं कि पेनिस का ब्लड फ्लो नेचुरल में कितना है और इंजेक्शन लगाने के बाद कितना है। तो उस केस में फिर हम डिसाइड करते हैं कि इनको दवा से ही फ़ायदा होगा या इंजेक्शन्स उन्हें देने पड़ेंगे, तो उससे फ़ायदा होगा। और फर्दर टेस्ट में जिसमें हमें लगता है कि पेनिस के अल्ट्रासाउंड में हमें लगता है कि उसकी नसों में कमज़ोरी है, खून का बहाव कम है, तो उस केस में या तो उसको इंजेक्शन थेरेपी दी जाती है जो कि लिंग में लगाने होते हैं सेक्स से पहले, या फिर उस केस में हमें फिर आर्टिफिशियल डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ती हैं, जैसे सक्शन डिवाइसेस आती हैं या वाइब्रेटरी डिवाइसेस आती हैं, या पेनिस पे हम आजकल एक लेटेस्ट थेरेपी है शॉक वेव थेरेपी। शॉक वेव थेरेपी पहले हम यूज़ करते हैं एज ए यूरोलॉजिस्ट किडनी के स्टोन तोड़ने के लिए, बट उसकी बड़ी लो डोज होती है और उसकी डिफरेंट मशीन्स होती हैं जिस पे हम पेनिस के कुछ टिश्यू को हम शॉक वेव थेरेपी से उसको रीजनरेट करने की या उसको दोबारा से उत्प्रेरित करने की कोशिश करते हैं कि जिससे पेनिस का टिश्यू ठीक हो। तो एक लो इंटेंसिटी शॉक वेव थेरेपी कहते हैं उसको। तो उसके 5-6 सिटिंग दे के उससे हमें लगता है कि बहुत से लोगों को उससे रेस्पॉन्स मिल जाता है। और यदि इन सब किसी चीज़ से भी, दवाई से, इंजेक्शन से, शॉक वेव थेरेपी से जिसको रेस्पॉन्स नहीं मिलता है और जिसका अल्ट्रासाउंड डॉपलर टेस्ट में नसें काफ़ी कमज़ोर होती हैं, तो उस केस में फिर हम
पेनाइल इम्प्लांट या पेनिस में इम्प्लांट डाले जाते हैं। एक ऑपरेशन होता है, उसमें पेनिस के जिनका टिश्यू पूरा ख़राब हो जाता है तो आर्टिफिशियल रॉड्स डाल दी जाती हैं। रॉड्स भी अलग अलग तरीके की होती हैं। एक तो सिंपल वाली रॉड्स होती हैं जो कि स्प्रिंग एक्शन पे काम करती हैं, कि जैसे नॉर्मल लिंग आपका है वो खड़ा रहेगा और आप बीच में से उसको बेंड कर देते हैं स्प्रिंग को, तो वो बेंड करके हम बंद कर लेते हैं। या इन्फ्लेटेबल डिवाइसेस होती हैं कि जिसमें क्या होता है, एक गोली टेस्टिस के पास एक हम पंप लगा देते हैं और उस पंप को जब दबाते हैं तो एक रिजर्वायर पेट के पास लगाते हैं, वहाँ से फ्लूइड निकल के लिंग में भर जाता है। जैसे नेचुरल प्रोसेस में खून भरता है लिंग में, तब जब लिंग खड़ा होता है तो लिंग उसको दबाते हैं तो लिंग खड़ा हो जाता है और उसको दबाते हैं तो फिर लिंग बैठ जाता है। तो ज़रूरत के हिसाब लिंग को खड़ा और छोटा किया जा सकता है, तो वो पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी उनके केसेस में करी जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको लिंग में तनाव की कमी संबंधित बहुत सारे आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी आपका कोई यदि पर्सनल या और कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा आपको।